हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़, जिसमें हमारी बुक है एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 की। हम इसमें 11 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हम फूड रिसोर्सेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में ये सारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको फूड की ज़रूरत होती है ना। फूड क्या सप्लाई करते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और हमारे हेल्थ के लिए कंपलसरी होते हैं या फिर नेसेसरी होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से भी मिलती है और एनिमल से भी मिलती है। ठीक है, तो हम जो अपने फूड का जो मेजर पार्ट है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? प्लांट से और एनिमल से, मतलब एग्रीकल्चर से और एनिमल हस्बेंड्री से। ठीक है, जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं ना, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए, है ना। और एनिमल हस्बेंड्री के से रिलेटेड, या फिर जैसे मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, है ना। पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारी चीज़ें आपने न्यूज़ में देखी होंगी। ठीक है, इंडिया क्या है? हम जानते हैं इंडिया में इतनी सारी जनसंख्या है। ठीक है, बिलियन बिलियन से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, और हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। अभी तो हमने चाइना को पीछे करके, है ना, नंबर 1 हो गया पूरे वर्ल्ड में इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इसको फूड चाहिए, है ना। और हमारे पास जो लैंड है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो क्या है? वो उतना ही है। हम हम क्या करते हैं? बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन उगाते हैं हर साल, है ना। तो ये क्या होता है? और ये हम कैसे उगाते हैं? फार्मिंग से, है ना, लैंड पे। लेकिन क्या है, जो इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो लैंड का साइज है ना, जो हमारा इंडिया का एरिया है वो उतना ही है। ठीक है, लैंड का साइज उतना ही है, कल्टीवेशन उतने ही लैंड पे हो रही है। तो अब हम लैंड तो बढ़ा नहीं सकते। हमें क्या बढ़ाने की ज़रूरत है? हमें बढ़ाने की ज़रूरत है जो ग्रेन हम उगाते हैं, है ना, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने की ज़रूरत है और उसकी क्वालिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, और हमें लाइफ स्टॉक को भी बढ़ाने की ज़रूरत है एफिशिएंटली। ठीक है, अब एफर्ट टू मीट द फूड डिमांड्स बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, ये क्या करता है? ये लीड करता है कुछ, अगर हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे तो ये हमारे फूड प्रोडक्शन को क्या करेगा? ये कंप्लीट करेगा, है ना। तो इसके लिए हमें पहले क्या शुरू किया? पहले हमने ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू किया, जिसने क्या किया? जिसने जो उसने फूड ग्राम प्रोडक्शन में इंक्रीज करा, है ना। और वाइट रिवोल्यूशन भी आया। वाइट रिवोल्यूशन ने क्या किया? इसमें मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, जिससे हमें क्या मिला? मिल्क, बटर। ठीक है, बटर एंड मोर एफिशिएंट यूज ऑफ वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, है ना। मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया और लोगों को वो अवेलेबल हुआ इजली। ये सारे जो रिवोल्यूशन है, ये क्या करते हैं? मीन दैट आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली, है ना। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम इंटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या हुआ? हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे बहुत सारे चांसेस होते हैं हमारा जो डैमेज होता है उसका। ठीक है,
हमारे नेशनल रिसोर्सेज में डैमेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो हम उनको कम्प्लीटली बैलेंस कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और फूड को हम बिना डिग्रेडेड किए, ठीक है, इन्वायरमेंट को बिना डिग्रेड किए हम अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है? यहाँ पे ज़रूरत है क्या? एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस की, है ना, जो क्या हो, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को अच्छे से उसमें उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर पाए और क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर पाए। तो जो हम ग्रेन प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करके, है ना, और उसके स्टोरेज के लिए वेयर हाउसेस को बना के हम क्या कर सकते हैं, हम जो प्रॉब्लम्स है ना, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम माल न्यूट्रिशन और हंगर से कैसे निपटेंगे, है ना? ग्रेन तो हमने प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन तब भी क्या है, लोगों में माल न्यूट्रिशन है, मतलब न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है, भूखे, कुछ लोग भूखे रहते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा? लोगों के पास क्या होना चाहिए? मनी होना चाहिए, ताकि वो फूड को क्या कर पाएँ, परचेज कर पाएँ, है ना? जो फूड सिक्योरिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट, है ना? फूड सिक्योरिटी, जब लोग फूड खरीद पाएंगे, है ना, या फिर उस तक पहुंच पाएंगे, तभी तो उनकी भूख या फिर उनका जो माल न्यूट्रिशन है वो कम होगा। उसे हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी, ठीक है। जो हमारे कंट्री में मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर अपने लाइवलीहुड के लिए, मतलब उनका जो पूरा लाइफ चलता है किस पे बेस्ड होता है? एग्रीकल्चर पे। तो लोगों की इनकम को इंक्रीज करके, है ना, इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज देयरफॉर नेसेसरी। उनकी इनकम को इंक्रीज करना क्या है, अब नेसेसरी हो गया है, ठीक है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, हंगर की जो प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कॉम्बैट कर सकते हैं। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हम जो हाई यील्ड सीड्स है ना, उनको हम इनकरेज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि लोगों का प्रोडक्शन ज़्यादा हो और उनकी जो इनकम है वो बढ़ जाए और फूड सिक्योरिटी भी हम सुनिश्चित कर पाएँ, ठीक है। वन शुड अंडरटेक मिक्स फार्मिंग, है ना, मिक्स फार्मिंग भी किया जा सकता है और इंटरक्रॉपिंग भी की जा सकती है और इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी प्रैक्टिस की जा सकती है, जिसके बारे में हम पीछे आगे देखेंगे ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या करें, कंबाइंड एग्रीकल्चर करें, जैसे लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, है ना, बी कीपिंग, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक? हम लाइफ स्टॉक या फिर क्रॉप्स की यील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब उनको एक निश्चित एरिया में, है ना, निश्चित जगह पे, फिक्स जगह पे हम कैसे उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, हम कैसे इम्प्रूव करेंगे क्रॉप यील्ड्स को? जो सीरियल्स होते हैं जैसे वीट, है ना, राइस, मक्का, मिलेट्स, बाजरा, ये सब, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जो पल्सेस होते हैं जैसे चना, उड़द, ठीक है, और मटर, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये हमारी प्रोटीन की जो डिमांड होती है
वो कंप्लीट करते हैं, वो पूरा करते हैं, वो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। और जो ऑयल सीड्स होते हैं जैसे सोयाबीन हो गया, है ना, ग्राउंड नट, मूंगफली वगैरह, है ना, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे सनफ्लावर हो गया, ये हमें प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी फैट, जो हमारी बॉडी के लिए फैट ज़रूरी होता है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। कुछ सब्जियां होती हैं और स्पाइसेस, फ्रूट, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमें कुछ विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, है ना, विटामिन्स और मिनरल्स। तो और कुछ अमाउंट में ये हमें प्रोटीन भी देते हैं। कौन कौन? वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, ठीक है। और इनमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और फैट भी होता है। अब इन फूड क्रॉप्स को, इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स लाइक बरसीम, है ना, जो फॉडर क्रॉप्स मतलब जो चारे के लिए हम क्रॉप्स उगाते हैं, ओट्स, है ना, सूडान ग्रास, ये सब क्या है, ये हमारे लाइफ स्टॉक के फूड के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स के पिक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब डिफरेंट क्रॉप हम उगाएंगे कैसे, उसके लिए हमें उनके क्लाइमेटिक कंडीशन की जानकारी होनी चाहिए, है ना। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर और फोटो पीरियड्स। फोटो पीरियड्स का मतलब होता है कि वो टाइम पीरियड जितने टाइम उनको सनलाइट की ज़रूरत होगी, ठीक है, उसको हम फोटो पीरियड बोलते हैं, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए और उनके जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट होने के लिए नेसेसरी होते हैं, ठीक है। जो फोटो पीरियड होता है ये रिलेटेड होता है किससे, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, है ना, वो ड्यूरेशन होता है फोटो पीरियड जिस टाइम तक किसी प्लांट को, किसी क्रॉप को सनलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो ग्रोथ होता है प्लांट्स का और जो फ्लावरिंग का टाइम होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं सनलाइट पे। और ये जो प्लांट्स है ना, ये क्या करते हैं, ये मैन्युफैक्चर करते हैं अपने फूड को, कहाँ से, सनलाइट से, है ना। हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस ना, फोटोसिंथेसिस क्या है, जो प्लांट के फूड बनाने की प्रोसेस है वही तो है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्रॉप्स हैं जो क्या करती हैं, जो रेनी सीजन में उगती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगती हैं उन्हें हम बोलते हैं खरीफ सीजन, फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, ठीक है। बारिश के मौसम को हम क्या बोलते हैं, खरीफ सीजन, है ना, उस टाइम पे जो फसलें होती हैं उनको हम बोलते हैं खरीफ, ठीक है। और ये टाइम कब होता है, जून से अक्टूबर तक का। और कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो क्या करती हैं, विंटर सीजन में उगती हैं, जिन्हें हम रबी सीजन भी कहते हैं, है ना, विंटर सीजन को रबी सीजन कहते हैं, जो कि नवंबर से अप्रैल तक का होता है, ठीक है। और जो पैडी होते हैं, है ना, सोयाबीन होते हैं, ये सब क्या है, ये सब खरीफ क्रॉप्स है ना, जितने भी धान, है ना, सोयाबीन, कॉटन, मक्का, ये सब क्या है, ये सब खरीफ की है फसलें हैं, मतलब क्रॉप्स हैं। जबकि वीट और चना क्या है, मटर, ये सब क्या है, ये रबी क्रॉप्स है ना। जब ठंडी आती है तब मटर हमें मिलती है ना। अब इंडिया में क्या है, यहाँ पे चार, in India there has been a 4 times increase in the production of food grain from 1952 to 2010। हमने इन इन सालों में, मतलब 1952 से 2010 तक में, हमने जो लैंड, हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें हम 25% का इंक्रीज कर पाए, लेकिन जो प्रोडक्शन है हमारा वो 4 टाइम्स बढ़ा है, ठीक है। अब
अब हम कैसे, हाउ हैज़ दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन बीन अचीव्ड, ये कैसे हुआ, लोगों ने कैसे इतना 4 टाइम प्रोडक्शन अचीव कर लिया इतने सालों में। ठीक है, अगर हम सोचें तो जो प्रैक्टिसेस हैं फार्मिंग में जो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे क्या कि हम इनको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 स्टेजेस में। पहला स्टेज क्या है कि सबसे पहले फार्मर क्या करता है, वो चूज करता है सीड्स को। ठीक है, चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग, हमें जो फसल लगानी है उसके हम पहले बीज को सेलेक्ट करते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं वो कैसा है, बीज कैसा नहीं है ना। जो सेकंड होता है वो क्या होता है, वो प्लांट्स की क्रॉप की नरिशमेंट का होता है। ठीक है, नर्चर करने का होता है। और जो थर्ड स्टेज होता है वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप, है ना। जो हम फसल काट चुके हैं, जो हम हार्वेस्ट कर चुके हैं क्रॉप्स को, अब उनको कैसे रखना है ना, कैसे उनको सड़ने से बचाना है, मार्केट तक पहुंचाना है, स्टोर करके रखना है। ठीक है, ये आता है थर्ड स्टेज से। ठीक है, तो हम इनको 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। वैरायटी इम्प्रूवमेंट मतलब सीड्स किस तरह के हो, सीड्स अच्छे होने चाहिए, है ना, जिनमें क्या हो, जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो। प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, जैसे टाइम टाइम पे उनको पानी मिलता रहे, टोटल जितना उनको सनलाइट चाहिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, और सॉइल में न्यूट्रिशन है कि नहीं, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और थर्ड स्टेज में क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब जो क्रॉप हम काट चुके हैं या फिर जो खेतों में ग्रो कर रही हैं उनको सड़ने से बचाने के लिए वो मैनेजमेंट। ठीक है, और कटने के बाद हम उसको स्टोर कैसे करेंगे, कैसे उसको खराब होने से बचाएंगे। ठीक, ये 3 स्टेज। अब क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे हम, ये जो अप्रोच है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का, ये किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड करता है पहले तो फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी जो क्या करे, जो हमें अच्छी यील्ड प्रोवाइड करे। ठीक है, अब जो वेराइटीज़ है ना क्रॉप्स की, वो क्या होती हैं, वो सेलेक्ट कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू देयर ब्रीड, है ना। अब कुछ ब्रीड की ग्रोथ अच्छी होती है, कुछ की न्यूट्रिशन अच्छी होती है ना, कुछ में क्या होता है डिजीज रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र, वो फर्टिलाइजर्स के साथ कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, जो उनका क्वालिटी है और जो हाई यील्ड है, ऐसे सीड्स को हम चुन सकते हैं। ठीक है, one way of intercropping desirable characters into crop varieties is by hybridization, है ना, हम हाइब्रिड सीड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये होता है हाइब्रिडाइजेशन रिफर करता है किसको, क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, मतलब 2 डिफरेंट क्वालिटीज़ के प्लांट्स को मिला के, है ना, जो नया प्लांट्स बनाते हैं हम। ठीक है, उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट्स और इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और ये क्रॉसिंग किसके किसके बीच हो सकता है, वो इंटरवेराइटल होता है, मतलब 2 डिफरेंट वेराइटीज़ के बीच में होता है, या फिर इंटर स्पेसिफिक, मतलब 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जिनका जीनस सेम हो। ठीक है, या फिर इंटरजेनरिक, जिनका जेनरा डिफरेंट है, अलग अलग है। ये सब आप 12th में 11th-12th में पढ़ोगे बायो में, है ना, जीनस और जेनरा ये सब क्या होते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है क्रॉप को इम्प्रूव करने में, कि हम उसमें क्या करें, इंट्रोड्यूस करें जीन, ऐसे जीन को जो क्या करे, जो प्रोवाइड करे कुछ डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, इससे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीएम क्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है,
अब जितनी नई वेराइटीज़ की क्रॉप है ना, फॉर न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप हमें क्या करना चाहिए? टू बी एक्सेप्टेड इट इज़ नेसेसरी, क्या नेसेसरी है कि जो वेराइटी है वो क्या हो, ये क्या करे, हाई यील्ड प्रोडक्शन करे, ठीक है, डिफरेंट कंडीशन को सहने की इसमें क्षमता हो, या फिर हम इसको डिफरेंट एरियाज में क्या करें, उगा सके, है ना, दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। जो फार्मर्स होते हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है? उनको गुड क्वालिटी के सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, जो क्या करे, जिससे क्या हो, उनका जो प्रोडक्शन है पर खेतों में वो बढ़ जाए। ओके, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस और जो क्रॉप यील्ड है ये क्या है, ये रिलेटेड है किससे, वेदर से, है ना, सॉइल क्वालिटी से और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से, है ना, पानी कम मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर भी प्लांट्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। जो वेदर कंडीशन है जैसे कि सूखा हो गया, है ना, फ्लड सिचुएशन हो गया, बाढ़ आ गई, और या फिर अनप्रिडिक्टेबल वेराइटीज़ जो उगाती हैं खेतों में, है ना, डिफरेंट क्लाइमेट, डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में, ठीक है। ये जो फ्लड है ना, और जो ड्रॉट है ये क्या है, ये अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी आ सकते हैं। तो हमें ऐसे वेराइटीज़ के क्रॉप्स चाहिए, सीड्स चाहिए जो क्या करे, जो सारे कंडीशन में प्रोडक्शन कर सके, सारे कंडीशन को झेल सके, ठीक है। तो इसी तरीके से जो वेराइटीज़ हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसी वेराइटीज़ है जो क्या करे, सैलिनिटी को टॉलरेट कर सके, मतलब अगर सॉइल में सैल्ट ज़्यादा है तब भी वहाँ पे उगाई जा सके, ठीक है। तो ऐसे भी वेराइटीज़ को डेवलप किया गया है, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर हैं सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ विच वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज डन आर, है ना, जो वेराइटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ काम किए जा चुके हैं वो इस तरीके से हैं, ठीक है। हायर यील्ड के लिए क्या, हायर यील्ड क्या होता है, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ क्रॉप पर एकड़, है ना, हर एकड़ में जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। इम्प्रूव्ड क्वालिटी मतलब जो क्वालिटी है, क्वालिटी कंसिडरेशंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप ना, जो क्रॉप है उसकी जो प्रोडक्शन है क्रॉप टू क्रॉप वेरी करना चाहिए, ठीक है। बेकिंग क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट इन वीट, है ना, जो प्रोटीन क्वालिटी है दालों में, है ना, उसको बढ़ाना चाहिए। ऐसे सीड्स हो जो प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाएं पल्सेस में, ठीक है। जो ऑयल है, ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स मतलब ऐसे सीड्स के प्लांट क्रॉप हम लगाएं जो क्या करें, जिनमें हम ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएँ। और प्रिजर्विंग क्वालिटी ऑफ इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मतलब हम ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल को उगाएं जिनको हम ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व कर सकें, ठीक है। बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस, देखो क्रॉप क्या होती है, जब क्रॉप खेतों में होती है ना, फील्ड में होती है, तो क्या होता है उनमें कुछ बैक्टीरिया लग जाते हैं, है ना, फंगस लग जाते हैं, जिससे क्रॉप क्या होती है, ख़राब हो जाती है। तो उनसे बचने के लिए भी हमें क्या चाहिए ना, कुछ डिजीजेस उनको लग जाती हैं, इंसेक्ट हो जाते हैं, लग जाते हैं, ठीक है। तो उनसे बचने के लिए भी ऐसे हम क्रॉप को प्रोड्यूस करें जो इन सब चीज़ों से बची रहे, मतलब अपने आप को बचा पाए, मतलब उनमें बायोटिक रेजिस्टेंस हो, ठीक है। और ऐसे क्रॉप क्वालिटी होनी चाहिए जिससे बाढ़, सूखा, है ना, सैलिनिटी, इन सारी चीज़ों से बचा जा सके। और जो हीट, कोल्ड और
वाटर लॉगिंग से मतलब जल भराव से जल भराव में खुद को क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए वो। इस तरीके की जो रेजिस्टेंस वैरायटी है ना, ये क्या करते हैं, ये क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन है ना, जैसे क्या होता है कुछ क्रॉप जैसे 6-6 महीने लेते हैं अगर पकने के लिए, है ना, पूरा अपना क्रॉप साइकिल पूरा करने के लिए। तो अगर उस ड्यूरेशन को हम कम कर पाए तो हम बीच के जो टाइम बच रहा है ना, तो हम उनमें क्या करें, दूसरी क्रॉप भी उगा सकते हैं। ठीक है, तो द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिकल इज द वेराइटी। ठीक है, जितना उसका ड्यूरेशन कम होगा उतना ज़्यादा फार्मर को फायदा होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, जो फार्मर है वो क्या करेंगे, मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप्स को उगा सकते हैं एक साल में, है ना। अगर 6-6 महीने की 2 क्रॉप्स उगा रहे हैं, अगर इसका टाइमिंग कम कर दिया जाए तो वो 4-4 महीने की 3 क्रॉप्स को उगा सकते हैं, है ना। और क्या हो, जो क्रॉप है उसमें मेच्योरिटी का जो मेच्योरिटी में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब अगर पूरे 1 एकड़ में कुछ क्रॉप लगी है तो सारे एक साथ पकने चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो, फार्मर को हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जो क्या करेगा, हार्वेस्टिंग का टाइम बचाएगा और प्रोसेस को इजी बनाएगा। वाइडर एडॉप्टेबिलिटी, डेवलपिंग वेराइटीज फॉर वाइडर एडॉप्टेबिलिटी मतलब अडॉप्ट करने की क्षमता। ठीक है, अगर लोग ज़्यादा मात्रा में ऐसे क्रॉप्स को अडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा, वाइडर एडॉप्टेबिलिटी मतलब अगर जो क्रॉप है ना, वो अनुकूल होगी। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे ये क्या करेगी, क्रॉप प्रोडक्शन को स्टेबलाइज करेगी, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन की ग्रोथ को डिफरेंट इन्वायरमेंट में, है ना। अगर वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन को अडॉप्ट कर सकती है, अपने आप को उसके अनुकूल बना सकती है, तो क्या होगा, तो वो स्टेबल होगी, खराब नहीं होगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, एक तरह की एक वैरायटी की जो क्रॉप है वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में उगाई जा सके। ठीक है, और डिफरेंट एरियाज में। डिजायरेबल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे फॉडर क्राफ्ट्स होते हैं, है ना। फॉडर क्राफ्ट्स क्या होते हैं, चारे, है ना। चारे चारे वाली जो क्रॉप्स होती है उनकी क्या हो, उनकी जो ग्रोथ है वो उनकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, और उनमें ब्रांचिंग ज़्यादा होनी चाहिए, घनी होनी चाहिए वो। ठीक है, ये क्या है, डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, फॉडर क्राफ्ट्स की। ठीक है, और जो सीरियल्स हैं उनमें क्या है, उनमें ड्वार्फनेस अच्छा होता है। अगर वो छोटे होंगे तो उनको उनकी हार्वेस्टिंग और उनसे जो ग्रेन प्रोडक्शन है वो इजी होगा। इसलिए क्या होता है, अगर वो छोटे होंगे तो क्या करेंगे, कम न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, कंज्यूम करेंगे। और इस तरीके से जो वैरायटी है ना, अगर हम उसको एग्रोनॉमिक कैरेक्टर के हिसाब से उसको अगर उसको वैरायटी बनाए या फिर डेवलप करें तो क्या होगा, ये हायर प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेगा। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, हम क्रॉप को मैनेज कैसे करेंगे, प्रोडक्शन को मैनेज कैसे किया जाएगा। इंडिया में देखो क्या होता है, जितने भी या फिर और भी जितने वो हैं एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें क्या होता है, उसमें जो फार्मिंग का रेंज होता है वो स्मॉल से
वेरी लार्ज फॉर्म, मतलब वहाँ पे छोटे फॉर्म्स भी होते हैं और बड़े फॉर्म भी होते हैं। डिफरेंट जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप की लैंड्स होती है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, और उनका जो मनी है ना, उनके पास वो भी कम ज़्यादा होगा, सबके पास सेम तो हो नहीं सकता। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन असेसमेंट है ना, इस इंफॉर्मेशन को एसेस करने की जो क्षमता है ना, कुछ लोग के पास इंफॉर्मेशन है, कुछ लोग के पास नहीं है, कुछ लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं फार्मिंग करने में, कुछ को पता ही नहीं है। ठीक है, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जैसे आजकल ड्रोन वगैरह का यूज़ किया जाता है ना, खेतों की रखवाली के लिए या फिर खाद वगैरह छिड़कने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मनी और जो फाइनेंशियल कंडीशन होता है वो भी क्या करता है, दैट अलाउ फार्मर्स टू टेक अब डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस, है ना। अगर उनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी अगर वो जानते हैं, तो क्या करेंगे, वो डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज़ को एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो बहुत नॉलेज हो तो फिर वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, को रिलेशन है किसके बीच में, हायर इनपुट एंड यील्ड में। ठीक है, जितना आप इनपुट लगाओगे, ठीक है, यील्ड आपकी ज़्यादा होगी। इसलिए क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो डिसाइड करती है क्रॉपिंग सिस्टम पे, और मतलब जो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी होती है उससे उनका क्रॉपिंग सिस्टम और प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस डिसाइड होती है ना। अगर उनकी परचेजिंग कैपेसिटी अच्छी है तो वो ज़्यादा इनपुट डाल सकते हैं, और ज़्यादा इनपुट डालेंगे तो उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी, और उनकी प्रैक्टिसेस भी उसी पे डिपेंड करेंगी। इस तरीके से क्या होता है, जो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट लेवल पे होते हैं। वो इंक्लूड करते हैं नो कॉस्ट प्रोडक्शन, है ना, जिनके पास नहीं है तो वो बिना पैसे लगाए, बिना कुछ इनपुट डाले क्रॉप को प्रोडक्शन करेंगे। जिनके पास कम पैसे हैं वो लो कॉस्ट प्रोडक्शन करेंगे, और जिनके पास ज़्यादा इनपुट डालने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो क्या करेंगे, वो हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस करते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, क्रॉप तो हम उगा लेंगे, क्रॉप मैनेजमेंट कर लिया, लेकिन हम क्रॉप में न्यूट्रिशन कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अब हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, है ना, और हमारे वेलबींग्स के लिए। जो प्लांट्स हैं वो भी क्या होते हैं, उनको भी रिक्वायरमेंट होती है किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, उनके ग्रोथ के लिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स कैसे सप्लाई होंगे प्लांट में, एयर से होते हैं, वाटर से होते हैं, सॉइल से होते हैं, है ना। हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है ना, कैसे प्लांट्स अपना फूड बनाता है, कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें वो लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेवरल न्यूट्रिएंट्स हैं जो क्या करते हैं, जो एसेंशियल होते हैं प्लांट्स के लिए। जैसे हवा में क्या मिलता है उन्हें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कहाँ से मिलता है, वाटर से, और जो सॉइल होती है, ठीक है, वो क्या करती है उन्हें, और भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए एसेंशियल, वो उनको प्रोवाइड करती है। ठीक है, कितने सारे, 13। ठीक है, इनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत लार्ज क्वांटिटी में होती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में उनको प्लांट्स को चाहिए होता है, और कुछ होते हैं जिनकी कम ज़रूरत होती है। तो जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लार्ज क्वांटिटी जिसकी ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जिनकी प्लांट्स को कम क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है उनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। मैक्रो मतलब अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर जिन न्यूट्रिएंट्स की कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है उनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये प्लांट्स क्या क्या लेते हैं, सोर्सेस क्या है, एयर से क्या मिलता है,
कार्बन और ऑक्सीजन, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सॉइल से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, है ना। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें क्या है, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक है, अगर इन सारे न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाए, ठीक है, ये क्या करता है, ये इफेक्ट करेगा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इन प्लांट्स में। ठीक है, जैसे उनमें रिप्रोडक्शन, ठीक है, उनकी ग्रोथ और डिजीज़ के प्रति उनकी डिजीज़ से उनके लड़ने की क्षमता को ये क्या करेंगे, ये इफेक्ट डालेंगे उस पर। ठीक है, अब यील्ड को इंक्रीज करने के लिए सॉइल को क्या होना चाहिए, सॉइल को इनरिच होना चाहिए, मतलब सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। ठीक है, ताकि सॉइल से क्या हो, वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को सप्लाई कर पाए। और ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल को कहाँ से मिलेंगे, फ्रॉम फर्टिलाइज़र और मैन्योर से। ठीक है, देखते हैं मैन्योर क्या होता है। मैन्योर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, और ये सप्लाई करते हैं स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। ठीक है, और ये जो मैन्योर होता है ये कैसे बनता है, ये बनाया जाता है फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रेटा और प्लांट वेस्ट, है ना। जैसे क्या होता है, काउडंग वगैरह को हम क्या करते हैं, इसको एक गड्ढे में स्टोर करके जितने भी कूड़ा करकट ना, पत्तियाँ वगैरह निकलती हैं, उनको क्या करते हैं, पिट में गड्ढे में डाल करके उनको हम क्या करते हैं, डिकम्पोज होने देते हैं, और वो कुछ दिनों के बाद क्या बन जाती है, खाद बन जाती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं सॉइल को इनरिच करने में इनरिच विथ न्यूट्रिएंट्स, और क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स। ये क्या करते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर का बल्क क्वांटिटी है, द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, मतलब सॉइल में जितनी न्यूट्रिएंट्स की जितना बैलेंस होना चाहिए वो उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये और क्या करता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है सॉइल में। ठीक है, जो बालुई मिट्टी होती है, सैंडी सॉइल्स होती है उनमें। ठीक है, और जो चिकनी मिट्टी होती है, क्ले सॉइल होती है। ठीक है, जो लार्ज क्वांटिटी होता है ऑर्गेनिक मैटर का, ये हेल्प करता है ड्रेनेज सिस्टम से बचाने के, हेल्प इन ड्रेनेज एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। वो ड्रेनेज में हेल्प करता है, और जो वाटर लॉगिंग होता है ना, उससे बचाता है। जैसे चिकनी मिट्टी होती है वो क्या करती है, चिपक जाती है, तो मैन्योर होने के कारण उसमें क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम बना रहता है, पानी रिस्क के नीचे चला जाता है, और वाटर लॉगिंग मतलब जल भराव नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, फसल सड़ने से बच जाती है, क्रॉप। अब अगर हम मैन्योर यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट को, बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल। ठीक है, जो क्या है, विच इज़ एडवांटेजियस इन किसके प्रोटेक्शन में, हमारे इन्वायरमेंट के। ठीक है, और फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक है, और जो बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, इनको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम वेस्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना। अब इन बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल के बेसिस पे हम मैन्योर को क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ क्लासिफिकेशन है इसके, जैसे कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट क्या होते हैं, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, जो वेस्ट मटेरियल हैं, ठीक है, जैसे जैसे लाइफ स्टॉक का स्क्रेटा,
है ना, गोबर वगैरह। ठीक है, जैसे वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, है ना, सीवेज वेस्ट। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, ये जो घास वगैरह है ना, भूसे वगैरह है, इनका यूज करके हम क्या करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इनको पिट में डाल के डिकम्पोज करें, ठीक है, तो इसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। ये जो कंपोस्ट है, इसमें क्या होता है, ये रिच होता है। द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स इसमें अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, और ये जो कंपोस्ट है इसको हम अर्थवर्म का यूज करके भी बनाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, अर्थवर्म क्या करता है, ये जितने वेस्ट है हमारे, है ना, उनको वो डिकम्पोज करके क्या बनाता है, मैन्योर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, अब ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर में क्या क्या आते हैं। अब प्रियर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप सीड, जब हम क्रॉप सीड सो करते हैं, बोते हैं, उसके पहले कुछ हम ऐसे प्लांट्स लगाते हैं जैसे सन हेम्प या फिर गौर, या फिर हम कुछ ऐसे घासों को उगाते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, फिर उनको खेत को जोत करके छोड़ देते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, वो ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ग्रीन मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो हेल्प करते हैं सॉइल को इनरिच करने में, जिससे सॉइल को क्या मिलता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिलता है। ठीक है, ये तो थी मैन्योर की बात। अब फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको हम कमर्शियली बनाते हैं, मतलब फैक्ट्रीज में बनाते हैं, है ना। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये क्या सप्लाई करते हैं, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को और पोटेशियम को। वो इंश्योर करते हैं कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अच्छी हो, है ना, और वो क्या करते हैं, प्लांट्स को हेल्दी राइस देते हैं, है ना। जो फर्टिलाइजर्स है वो एक फैक्टर है हाई यील्ड क्रॉपिंग के लिए। ठीक है, और फर्टिलाइजर शुड बी सब अप्लाइड केयरफुली इन द टर्म ऑफ प्रॉपर डोज, है ना। जब हम फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना यूज़ करना है, कितने एरिया में। ठीक है, और उसका टाइमिंग भी हमें पता होना चाहिए कि हमें कब खेतों में फर्टिलाइज़र डालना है, क्रॉप को कब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, और प्लांट्स कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं इसको, और हमें इसको डालने से पहले या फिर बाद में हमें कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो, इनका कम्प्लीटली यूटिलाइज हो सके क्रॉप्स के थ्रू। ठीक है, क्रॉप इसको यूटिलाइज कर सके। जैसे क्या होता है, कभी 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 क्या होता है, अगर खेतों में पानी ज़्यादा भर गया तो ये जो फर्टिलाइजर्स है वो क्या हो जाते हैं, वो बह जाते हैं, है ना, और फुल्ली क्या होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते बाय द प्लांट्स। ठीक है, और जो एक्सेस होता है फर्टिलाइज़र का, ये क्या करता है, ये वाटर पोल्यूशन को बढ़ाता है। ठीक है, और हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो हम फर्टिलाइजर्स का कंटिन्यूअसली यूज़ करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो एरिया है जहाँ पे हम क्रॉपिंग कर रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो गई सॉइल में तो क्या होगा, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल में, वो क्या होंगे, वो उनको हार्म पहुंचेगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिशरी होते हैं, बेनिफिट देते हैं। ठीक है,
Short term and long benefits of using fertilizers and long term benefits of using manure for maintaining soil fertility have to be considered while aiming for optimum yield in crop production, है ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा yield पाने के लिए क्या होना चाहिए, हमें कंसीडर करना चाहिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ हम शॉर्ट टर्म में करें और जो मैन्योर है उनका लॉन्ग टर्म यूज़। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसे फार्मिंग सिस्टम है ना, जिसमें क्या हो, जिसमें हम केमिकल का मिनिमल यूज़ करते हैं या फिर ना के बराबर यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का। ठीक है। जैसे हम इनमें हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन सब का भी यूज़ नहीं करते। एंड विद द मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, उनमें हम क्या डालते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं। ठीक है। रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट डालते हैं, जैसे लाइफ स्टॉक एक्सक्रेटा वगैरह, स्ट्रॉ से, है ना। ये क्या करते हैं, और बायो एजेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे सच एज कल्चर टू ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। खेतों में क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। ठीक है। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज़ करके हम बायो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। नीम का यूज़ करते हैं, है ना, नीम की पत्तियों का या फिर टर्मरिक का। ये क्या करते हैं, इनका यूज़ हम करते हैं ग्रेन के स्टोरेज में। किसका, नीम की पत्तियों का या फिर हल्दी का, टर्मरिक का। ठीक है, जो एज अ बायो पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं। विद हेल्थी क्रॉपिंग सिस्टम, है ना, मिक्स क्रॉपिंग में, इंटर क्रॉपिंग में या फिर क्रॉप रोटेशन में। ठीक है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है ये क्या करते हैं, बेनिफिशियल है ना। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेनिफिशियल इन इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीट कंट्रोल बिसाइड्स प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और अब पढ़ते हैं इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन का क्या रोल है क्रॉपिंग में, है ना, फूड प्रोडक्शन में। जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता है इंडिया में वो क्या होता है, रेन फेड होता है, मतलब वो बारिश के पानी पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है। जैसे मानसून आता है, बारिश होती है, तो मैक्सिमम जो क्रॉप्स है, मैक्सिमम जो एरिया है जहाँ पे क्रॉपिंग की जाती है वो डिपेंडेंट होता है मानसून पे। ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, जो पुअर मानसून होता है, पुअर मानसून का क्रॉप फेल्योर, है ना। अगर मानसून अच्छा नहीं आया, बारिश कम हुई तो क्या होगा, क्रॉप खराब हो जाएंगी, क्रॉप को प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, है ना, क्रॉप्स को कम्प्लीटली जितना उनको ज़रूरत है वाटर की वो मिले, ऐसा इंश्योर करने के लिए क्या होना चाहिए, वाटर एट द राइट स्टेज, मतलब सही टाइम पे उनको जितना उनको वाटर चाहिए सही ड्यूरेशन पे मिले। ठीक है, उनकी ग्रोइंग सीजन में। तो ये अगर हम उनको टाइमली पानी देंगे, है ना, सही क्वांटिटी में पानी देंगे जितना उनको चाहिए, तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, जो यील्ड है ना, वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं, ठीक है, कि लैंड को क्या हो, पानी मिले। ठीक है। इसके लिए क्या होती है, बहुत सारे मेजर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं देखते हैं यहाँ पे। इंडिया क्या है, एक इंडिया में क्या है, हर जगह पे पानी की
जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट है ना। जैसे राजस्थान में क्या है, बहुत कम बारिश होती है ना। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट क्वांटिटी में डिफरेंट अमाउंट में बारिश होती है, ठीक है। कहीं पे नदियां हैं, है ना, कहीं पे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हर क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिफरेंट होता है हर जगह पे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि कुछ डिफरेंट टाइप की काइंड की इरिगेशन सिस्टम अडॉप्ट की गई, ठीक है, वाटर सप्लाई करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड पे, जो किस पे डिपेंडेंट है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल। जो आसपास वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इरिगेशन प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया, इरिगेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। इनमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, वेल्स, है ना, कैनाल्स, नहरें जो होती हैं, नदियाँ, टैंक्स, कुएं, ठीक है, ये सारे, तालाब वगैरह से भी इरिगेशन होता है, सिंचाई होता है। तो वेल का यूज़ कैसे करते हैं, अब यहाँ पे दो टाइप के वेल होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ होते हैं डग वेल जिसे खुदाई करके बनाते हैं, कुछ होते हैं ट्यूबवेल जो बोरिंग के थ्रू बनते हैं, है ना। जो डग वेल होता है इसमें क्या होता है, वाटर जो है कलेक्ट होता है फ्रॉम एक लेयर पे, है ना, बेरिंग स्ट्रेटा, खुदाई करते करते एक लेयर पे पानी आ जाता है, ठीक है। और जो ट्यूबवेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये टैप वाटर निकालते फ्रॉम डीपर स्ट्रेटा, मतलब गहरी लेयर से, ठीक है। अब इन वेल्स में से क्या होता है, जो पानी होता है वो पंप के थ्रू ऊपर उठाया जाता है और जिससे इरिगेशन होता है। और जो कैनाल होते हैं, कैनाल क्या होते हैं, ये क्या है, ये एक एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम है। इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में जो कैनल होते हैं वो वाटर कहाँ से रिसीव करते हैं, फ्रॉम मोर रिजर्वायर्स और फ्रॉम रिवर्स, है ना, वन और मोर रिजर्वायर्स, या फिर वो रिवर से उसको पानी को लेते हैं, ठीक है। और जो मेन कैनल होता है वो डिवाइडेड होते हैं ब्रांचेस में, ठीक है। और ये जो कैनल होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, वे कहाँ तक, एग्रीकल्चर लैंड तक पहुँचती हैं, फील्ड तक पहुँचती हैं और फील्ड को इरिगेट करती हैं, ठीक है। रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या होता है, ऐसे एरियाज जहाँ पे क्या, कैनाल का फ्लो होता है, ठीक है, जहाँ पे कैनाल का फ्लो इनसफिशियंट होता है, ठीक है, या फिर इरेगुलर होता है, ठीक, ड्यू टू अनएडिक्वेट रिजर्वायर रिलीज, है ना। अगर रिजर्वायर से पानी रिलीज नहीं होता है तो क्या होता है, नहरों में पानी नहीं आएगा, फिर इरिगेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता। तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो लिफ्ट सिस्टम है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो वाटर है वो क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली कहाँ से निकालते हैं, रिवर से, ठीक है, फ्रॉम फॉर सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरियाज क्लोज टू रिवर। जो रिवर के आसपास के एरिया है वहाँ पे रिवर से सीधे पानी निकाल के वहाँ तक पहुँचाया जाता है। टैंक्स का यूज़ कैसे करते हैं, टैंक्स क्या होते हैं, स्मॉल स्टोरेज होते हैं, है ना। उनमें ऐसे रिजर्वायर होते हैं जहाँ पे कम पानी होता है, तो क्या करते हैं, जो छोटे एरियाज को ये सींच पाते हैं, है ना, इरिगेट कर पाते हैं। फ्रेश इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर सेट मैनेजमेंट, है ना। अभी क्या है, नया नया ये बहुत न्यूज़ में रहता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर सेट मैनेजमेंट, ठीक है। कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जाते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं, इनमें इन्वॉल्व होती बिल्डिंग्स, ठीक है, स्मॉल चेक डैम्स, जो क्या करते हैं,
जो इंक्रीज करती है ग्राउंड वाटर लेवल्स को। ठीक है, ये जो चेक डैम्स है वो क्या करता है, वो रेन वाटर को स्टॉप करता है, रोकता है ना, फ्लो होने से। और वो जो पानी होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, वो क्या करता है, वो ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है। और ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं सॉइल इरोजन को, है ना। वाटर का फ्लो कम होगा तो सॉइल इरोजन भी कम होगा। क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या कैसे हेल्प करते हैं क्रॉप को, मतलब यील्ड को बढ़ाने में। जो डिफरेंट तरीके हैं क्रॉप्स को ग्रो करने को, है ना, उनसे क्या होता है, वो ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकते हैं, है ना। कैन बी यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट्स। जो मिक्स क्रॉपिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप एक साथ उगाई जाती है ना, एक फिक्स लैंड पे, है ना, एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप उगाई जाती है। ठीक है, जैसे क्या करते हैं, गेहूं के साथ चना, या फिर गेहूं के साथ सरसों बो दिया, मस्टर्ड बो दिया। ठीक है, या फिर ग्राउंडनट और सनफ्लावर एक साथ इसकी क्रॉपिंग चल रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये रिड्यूस करते हैं क्या, फेल्योर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग एक ऐसा ग्रोइंग सिस्टम है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली सेम फील्ड में एक डेफिनेट पैटर्न में हम ग्रो करते हैं। ठीक है, कुछ रोज क्या करते हैं, एक क्रॉप की लगा देते हैं और कुछ रोज डिफरेंट क्रॉप की। ठीक है, जैसे सोयाबीन और मेज, इसको, या फिर फिंगर मिलेट जिसे हम बाजरा बोलते हैं, या फिर काउपी मतलब लोबिया, एक साथ उगा सकते हैं। ठीक है, ये जो क्रॉप है इनको हम सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मतलब उनको कितना न्यूट्रिशन चाहिए। और ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, है ना, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, ताकि दोनों क्रॉप्स को अच्छे से मिल पाए और उनका जो यूटिलाइजेशन है वो हो पाए ठीक से। और ये क्या करते हैं, ये पेस्ट को प्रिवेंट करते हैं, और जो डिजीजेस होती हैं उनसे भी प्लांट को प्रिवेंट करते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरीके से जो क्रॉपिंग होती है वो क्या करती है, बेटर रिटर्न देती है, मतलब हमें ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। जैसे देखो, एक रो एक क्रॉप की, फिर दूसरी रो दूसरे क्रॉप की, फिर ये क्रॉप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड, है ना, इन अ प्री प्लान सक्सेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। मतलब एक क्रॉप हमने उगा ली, फिर हमने दूसरी क्रॉप उगाई, फिर हमने तीसरी क्रॉप उगाई। तो हम प्लान करके चलते हैं कि पहले हमें गेहूँ उगाना है, फिर पल्सेस उगाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम प्री प्लान करके क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है, जो किस पे डिपेंड करता है, उनका प्लानिंग डिपेंड करता है ड्यूरेशन पे, है ना, कितने टाइम पे वो क्रॉप तैयार हो जाएगी। ठीक है, और ये जो क्रॉप रोटेशन है डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ की जा सकती है। ठीक है, और जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है और जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो डिसाइड करती हैं कि हम कौन से क्रॉप को चूज़ करके कल्टीवेट करेंगे उसको। ठीक है, एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप। अगर जो क्रॉप रोटेशन है ना, अगर ये प्रॉपरली होता है तो एक साल में हम 2 या 3 क्रॉप सेम लैंड पे उगा सकते हैं। ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। जो फील्ड क्रॉप्स हैं, है ना, इनमें क्या होता है,
इनमें क्या होता है, वीड्स उग जाते हैं ना, घासें उग जाती हैं और इंसेक्ट्स, पेस्ट और डिजीजेज लग जाते हैं। ठीक है, अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो ये क्या करेंगे, तो वो क्रॉप को डैमेज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादातर क्रॉप्स को खो देंगे, मतलब हमारी क्रॉप खराब हो जाएंगी। वीड्स क्या होते हैं, ऐसे अनवांटेड प्लांट है ना, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती फिर भी वो उगाते हैं और जो न्यूट्रिशन प्लांट्स के लिए होता है वो उसको यूज़ करते हैं और प्लांट के ग्रोथ को भी ये रोक देते हैं या फिर उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे जैंथियम है ना, जिसको हम गोखरू भी बोलते हैं, और पार्थेनियम जिसे गाजर घास बोला जाता है, या फिर मोथा। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये compete करते हैं फूड के लिए। ठीक है, और स्पेस और लाइट के लिए भी compete करते हैं, जिससे क्या होता है, जो ये वीड होते हैं ना, जो घासें होती हैं, ये क्या करती है, ये न्यूट्रिएंट्स को ले लेती है और जो क्रॉप की ग्रोथ है उसको कम कर देती है। इसलिए क्या होता है, ये जो वीड्स का रिमूवल होता है ये ज़रूरी होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, कुछ पेस्ट अटैक करते हैं प्लांट्स पे, है ना। ये 3 वेज पे अटैक करते हैं। जैसे दे कट द रूट, वो क्या करते हैं, रूट को ही काट देते हैं, है ना, स्टेम को काट देते हैं या पत्तियों को काट के गिरा देते हैं, और या फिर वो प्लांट्स के सेल में स्टक हो जाते हैं। ठीक है, या फिर वो क्या करते हैं, वो फ्रूट्स में छेद कर देते हैं, बोर कर देते हैं, होल बना देते हैं, जिससे क्या होता है, जो फ्रूट होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से क्या करते हैं, क्रॉप की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और उसके यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अब जो डिजीजेज हैं प्लांट्स में, वो किसकी वजह से होता है, पैथोजेंस की वजह से। जैसे बैक्टीरिया है ना, फंगी और वायरस, ये सब क्या करते हैं, ये प्लांट्स में डिजीज का कारण बनते हैं। ये जो पैथोजेंस हैं, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कैन बी प्रेजेंट इन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल। वो क्या होते हैं, सॉइल, वाटर या फिर एयर से ट्रांसमिट होके आ जाते हैं या फिर उनमें प्रेजेंट रहते हैं। जो वीड है, वीड, इंसेक्ट और जो डिजीजेज हैं, ये क्या करते हैं, ये वेरियस मेथड से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इनमें से एक कॉमन मेथड क्या है, हम उनमें पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, जिनमें हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड और फिर फंगिसाइड भी इंक्लूड होते हैं। हर्बिसाइड जो वीड्स के लिए, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट के लिए, और फंगिसाइड फंगस के लिए। ठीक है, ये जो केमिकल हैं, इनको हम स्प्रे करते हैं क्रॉप प्लांट्स पे, और या फिर हम सीड्स के साथ इसको यूज़ करके सॉइल में, सीड्स और सॉइल के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं इन केमिकल्स का, तो ये क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए। ठीक है, ये पॉइजनस हो सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। और ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। ये जो वीड कंट्रोल मेथड होता है, ठीक है, आल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल, है ना, हम इसको मैकेनिकल तरीके से भी इसको रिमूव कर सकते हैं वीड्स को। ठीक है, प्रिवेंटिव मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन। सीड को बोने के पहले हम प्रॉपर तरीके से सॉइल को अच्छे से मेंटेन करें, प्रिपेयर करें, है ना, और हम टाइमली क्रॉप को बोएं, इंटरक्रॉपिंग को यूज़ करें, और जो क्रॉप रोटेशन है उसको फॉलो करें। तो ये क्या होगा, हमारा जो वीड कंट्रोल है वो, उसमें वीड कंट्रोल में हेल्प होगी इस सब चीज़ों से। ठीक है, कुछ और प्रिवेंटिव मेथड्स है पेस्ट के अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं, जैसे रेजिस्टेंट वेराइटीज़, है ना, अगर
ऐसी वैरायटीज़ हम यूज़ करते हैं सीड्स की जो क्या पेस्ट का उस पर असर नहीं पड़ता है ना। ठीक है, जैसे समर प्लाइंग। ठीक है, जिसमें क्या होता है, फील्ड को क्या करते हैं हम, डीप प्लाइंग करके समर में छोड़ के और वीड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज दी हुई है एनिमल प्रोडक्ट्स की। ठीक है, इसके बारे में आप देख लेना। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, हम ग्रेन्स को स्टोर कैसे करेंगे। जो स्टोरेज लॉस है ना, खेत से आने के बाद, फील्ड से आने के बाद जो प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट का वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसका रीज़न क्या है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस क्या क्या है, बायोटिक है ना, बायोटिक में कौन कौन से आएंगे, इंसेक्ट, रोडेंट है ना, चूहे वगैरह, फंगी, माइट्स एंड बैक्टीरिया। और जो एबायोटिक कंडीशन है, जैसे इनअप्रोप्रिएट मॉइस्चर, मतलब ज़्यादा नमी का जगह होगा तो फसल सड़ जाएगी है ना, टेम्परेचर, जो हम स्टोरेज का प्लेस यूज़ कर रहे हैं है ना, जहाँ पे हम फ्रूट क्रॉप्स को स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, मॉइस्चर कैसा है, वो भी डिपेंड करता है क्रॉप के प्रोडक्ट के ख़राब होने पे। ठीक है, ग्रेन की सेफ्टी के लिए ये जो फैक्टर्स हैं है ना, ये डिग्रेडेशन का कारण बनते हैं। ठीक है, इनकी वजह से क्वालिटी का डिग्रेडेशन होता है और उनके वेट में लॉस होता है। ठीक है, और वो फिर दोबारा उगने लायक नहीं होते, पुअर जर्मिनेबिलिटी आ जाती है उसमें। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, डिसकलरेशन भी हो जाता है, मतलब प्लांट्स का, क्रॉप्स का, यानी ग्रेन्स का कलर उड़ जाता है। ठीक है, अब इन सब की वजह से क्या होता है, जो क्रॉप की मार्केटिंग होती है वो क्या हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, मतलब क्रॉप का जो मार्केट में हमें प्राइस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ये सारे फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं है ना, प्रॉपर ट्रीटमेंट को यूज़ करके। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट चाहिए है ना, वेयर हाउसेस का। ठीक है, कुछ प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स हैं जिनको हम ग्रेन के साथ यूज़ कर सकते हैं उनके स्टोरेज के पहले है ना। ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़, वो क्या है, इसमें क्या क्या है, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, स्टोरेज के पहले प्रोड्यूस का जो क्लीनिंग होना चाहिए वो अच्छे से होना चाहिए, हम उसको प्रॉपर तरीके से सुखाएं तब उसको रखें है ना, फिर उसको हम छाया में रखें। ठीक है, फिर हम उसमें क्या करें, केमिकल्स का यूज़ करके हम उनमें से पेस्ट को किल करें, फिर हम उनको स्टोर करें। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो ख़राब नहीं होंगे। अब ये तो थी क्रॉप की बात। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, जो एनिमल हस्बेंड्री है वो क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइवस्टॉक है ना, जो एनिमल्स होते हैं उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है उसी को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें वेरियस एस्पेक्ट होते हैं, जैसे फीडिंग, ठीक है, ब्रीडिंग और डिजीज कंट्रोल। एनिमल बेस्ड फार्मिंग क्या होती है, जैसे इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, कैटल जो हम पालतू पशु पालते हैं, ठीक है, गोट, सीप, पोल्ट्री फार्मिंग है ना, और फिश फार्मिंग, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है ना, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है, जो डिमांड ऑफ मिल्क, एग और मीट है ये सब भी क्या है, ये भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इनको फुलफिल करने के लिए जो अवेयरनेस है ना, ग्रोविंग अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक
इनमें भी क्या है, लिमिटेशंस आ गई हैं, है ना, लाइफ स्टॉक फार्मिंग में। तो ये जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है, ठीक है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। कैटल फार्मिंग कैसे करते हैं? जो कैटल हस्बेंड्री है, ठीक है, ये दो पर्पजेस के लिए होता है। एक तो मिल्क, दूसरा क्या, मिल्क ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क, है ना, जैसे टिलिंग जुताई के लिए, है ना, एनिमल्स का यूज़ करते हैं, इरिगेशन और कार्टिंग, ठीक है, सामान ढोने के लिए। जो इंडियन कैटल है, ठीक है, वो बिलोंग करते हैं दो डिफरेंट स्पीसीज में, जैसे बॉस इंडिकस, इनमें आते हैं काउस, और बोस बुबालिस, ठीक है, इसमें आते हैं बफेलोस। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिल्च, है ना, जिन्हें हम डेयरी एनिमल्स भी बोलते हैं, ठीक है। वाइल द वन यूज फॉर फॉर्म लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स, जिनको हम लेबर के लिए यूज़ करते हैं, जिनको हम खेतों में जुताई वगैरह सामान ढोने के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स। जो मिल्क प्रोडक्शन एनिमल्स होते हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो डिपेंड करता है to some extent on the duration of the lactation period. ये लैक्टेशन पीरियड पे डिपेंड करता है ना, जैसे इसका मतलब मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ काफ, है ना, जैसे ही काऊ का या फिर बफेलो का बच्चा मतलब काफ पैदा होता है ना, उस टाइम से कितने टाइम तक वो जो एनिमल है वो मिल्क को प्रोड्यूस मिल्क दे सकता है, उसको हम बोलते हैं मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरेशन, ठीक है। तो इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? लैक्टेशन पीरियड को बढ़ाकर हम मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो एग्जॉटिक या फिर फॉरेन ब्रीड्स है, जो बाहर से आए हैं, जैसे जर्सी ब्राउन स्विस, ठीक है, ये इनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है ये ज़्यादा होता है, ठीक है। जो लोकल ब्रीड्स होते हैं उनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो कम होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, एक्सीलेंट रेजिस्टेंस शो करते हैं टू डिजीज़, उनमें डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंस होता है। तो अगर इन दोनों को क्रॉस ब्रीड किया जाए, ठीक है, उनसे जो एनिमल मिलेंगे, ठीक है, वो हमारी डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ के हो सकते हैं, जैसे जो जिनका लैक्टेशन पीरियड होता है उनका, और जो डिजीज़ से रेजिस्टेंस बना के रखते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, उनको दोनों को मिला के हमें ऐसे एनिमल मिल जाएंगे जिनका लैक्टेशन पीरियड भी अच्छा हो और डिजीज़ से बचे भी रहें वो, ठीक है। और प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज़, है ना, एनिमल्स की प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए ताकि वो डिजीज़ से बचे रहें, है ना, उनको शेल्टर मिले, शेल्टर फैसिलिटीज़ मिले ताकि क्या हो, वो अच्छे से रह पाए सारे क्लाइमेट में, ठीक है, बारिश में, गर्मी में, धूप में, है ना, ठंड में। तो ये ज़रूरी है किसके लिए? हेल्थ ऑफ द एनिमल्स, उनके हेल्थ के लिए, और क्लीन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जो एनिमल्स हैं उनको रेगुलर ब्रशिंग की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उनको नहलाने धुलाने की ज़रूरत होती है ना, उनसे गंदगी हटाने की ज़रूरत है, ठीक है, उनको नहला धुला के साफ़ सुथरा रखने की, ताकि क्या हो, उनके जो हेयर है वो लूज़ ना हो, ठीक है। उनको वेल वेंटिलेटेड जगह पे शेल्टर मिलने चाहिए, ठीक है, उनके ऊपर छत हो ताकि उनको बारिश धूप सर्दी से बचाया जा सके, ठीक है। और जो फ्लोर है कैटल के रहने की जगह का, वो क्या हो, स्लोपी हो, ताकि जो क्लीनिंग हो वो अच्छे से हो सके, ठीक है। फूड रिक्वायरमेंट फॉर डेयरी एनिमल्स, डेयरी एनिमल्स के लिए फूड क्या क्या ज़रूरी होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं। पहला, एक होता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट के लिए,
ठीक है। ऐसे फूड होते हैं विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ। ऐसे फूड जो एनिमल्स को हेल्दी लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। और दूसरा जो मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट के लिए होता है, जो क्या करता है, इस टाइप का फूड जो होता है वो क्या करता है, लैक्टेशन पीरियड में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जैसे रॉगी, ये क्या होता है, इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। या फिर कॉन्सेंट्रेट्स, इसमें क्या होते हैं, इनमें लो फाइबर होते हैं लेकिन प्रोटीन्स और जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, जो कैटल होते हैं उनको भी क्या होता है, बैलेंस क्या चाहिए, उनको बैलेंस रेशियो में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स को चाहिए आयरन, है ना, विटामिन्स, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, ये सब चाहिए। वैसे एनिमल्स को बैलेंस रेशियो में न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, तो सर्टेन फीड एडिटिव कंटेनिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रमोट द हेल्थ एंड मिल्क आउटपुट ऑफ द डेयरी एनिमल्स। ठीक है, जो कैटल होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे डिजीजेस लग जाते हैं, वो सफ़र करते हैं डिजीजेस से। ठीक है, जो डिजीज़ क्या होती है, इन डिजीजेस की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है ना, उनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो एक हेल्दी एनिमल को रेगुलरली फीड कराना चाहिए। और ये जो पैरासाइट्स हैं ऑफ द पैरासाइट्स ऑफ कैटल, इनको क्या करना चाहिए, मे बी बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट्स एंड इंटरनल पैरासाइट्स। ठीक है, जो बाहर से भी आ सकते हैं और उनके अंदर भी पैरासाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये उनमें स्किन डिजीज़ का कारण बनते हैं। ठीक है, जो इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं जैसे वर्म्स हो गए, ये क्या करते हैं, स्टमक को इफेक्ट करते हैं, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो उनके लीवर को डैमेज कर सकते हैं। और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है वो भी जो बैक्टीरिया या फिर वायरस के कारण होता है वो भी उनको अफेक्ट करता है। तो जो वैक्सीनेशन होता है ना, फार्म एनिमल्स को देना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए। ठीक है, जो मेजर वायरल डिजीज़ होते हैं उनके अगेंस्ट या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है, पोल्ट्री फार्मिंग ऐसे एनिमल्स की फार्मिंग होती है जहाँ पे ऐसे एनिमल्स को पाला जाता है जो क्या करें, एंड एग के प्रोडक्शन के लिए होते हैं, है ना, या फिर चिकन के प्रोडक्शन के लिए होते हैं, चिकन मीट के लिए। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो पोल्ट्री ब्रीड है उसमें इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की ज़रूरत है ना। और ये जो इम्प्रूव पोल्ट्री ब्रीड्स हैं, है ना, ये क्या करते हैं, ये डेवलप किए गए हैं, है ना, फॉर्म किए गए हैं ताकि क्या हो, एग्स को बढ़ाया जा सके या फिर ब्रॉयलर का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके मीट के लिए। ब्रॉयलर ऐसे एनिमल्स होते हैं, है ना, ऐसी जिनको मीट के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम, है ना, बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन ब्रीड्स, है ना, इंडियन और फॉरेन ब्रीड के बीच में जो क्रॉस ब्रीडिंग हुई है, ठीक है, इससे क्या है, इससे क्या है, वैरायटी में इम्प्रूवमेंट आई है। ठीक है, आर फोकस्ड ऑन टू डेवलप, नई वैरायटी के का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, जिससे हमें क्या फॉलोइंग चीज़ें मिलती, क्या क्या मिलता है, जिनमें नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। ठीक है, नंबर बड़े हैं, है ना, क्वालिटी ऑफ चिक्स, ड्रॉप पेरेंट्स फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन।
समर एडाप्टेशन कैपेसिटी, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, है ना। गर्मी को अडाप्ट करने की क्षमता उनमें डेवलप हुई है और वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं, सह सकते हैं। और उनमें जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है वो लो हो गई है। और रिडक्शन इन साइज ऑफ द एग लेइंग, है ना, जो एग लेइंग की साइज है उसका रिडक्शन, और वो क्या करें, चीपर डाइस को यूज़ करें। ठीक है, जो एग्रीकल्चर के बाई प्रोडक्ट्स है उनको यूज़ करके वो क्या करें, अपना न्यूट्रिशन ले सके। ठीक है, जैसे असील और लेगॉन दोनों को क्रॉसब्रीड करके कुछ ऐसे एनिमल्स बनाए गए हैं। ठीक है, एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, जो ब्रॉयलर होते हैं चिकन्स, है ना, इनमें क्या होता है, इनमें विटामिन रिच आर फेड विथ, इनको विटामिन रिच सप्लीमेंट्स खिलाए जाते हैं। ठीक है, उनके अच्छी ग्रोथ रेट के लिए और बेटर फीड इफिशियंसी के लिए। ठीक है, और उनकी केयर की जाती, केयर इज टेकन टू अवॉइड mortality and to maintain feathering and carcass quality। ठीक है, उनकी मॉर्टेलिटी को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि उनको मरने से बचाया जा सके। ठीक है, और वो एज अ बॉयलर प्रोड्यूस किए जाते हैं मार्केट में मीट के लिए, मीट के पर्पज से। ठीक है, और जो गुड प्रोडक्शन है पोल्ट्री बर्ड्स का, या फिर गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उसमें क्या हुआ है, वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें क्या है, क्या इंक्लूड होते हैं, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर और फीड, उनमें मतलब उनका जो रहने की जगह है उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाइजेनिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए, है ना, हाउसिंग में या फिर पोल्ट्री में, या फिर उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है, और उनको डिजीज से या फिर पेस्ट से बचाने की ज़रूरत है। ठीक है, जो हाउसिंग, न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं ब्रॉयलर की, ठीक है, वो एग लेयर्स के से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, कैसे, जो रेशियो है डेली फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर, है ना, वो क्या होता है, वो प्रोटीन रिच होता है। ठीक है, और उसमें फैट एडिक्वेट क्वांटिटी में होती है जितनी उनको ज़रूरत है। और में जो विटामिन ए है, ठीक है, द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इसमें हाई रखा जाता है पोल्ट्री फीड में। ठीक है, जो पोल्ट्री फॉल्स है वो क्या करते हैं, सफ़र करते हैं फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेस, जिनका कारण क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, है ना, पैरासाइट्स। ठीक है, और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से भी उनको डिजीजेस हो जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या ज़रूरी है, प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, है ना, और डिसइंफेक्टेंट्स का स्प्रे होना चाहिए, मतलब छिड़काव होना चाहिए। ठीक है, और उनका एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन होते रहना चाहिए, जिससे क्या हो, उनको इन डिजीजेस से बचाया जा सके, इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचाया जा सके। और जो पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री एनिमल्स हैं, उनको उनके लॉस को बचाया जा सके जब क्या होता है, डिजीज़ का आउटब्रेक होता है। ठीक है, फिश प्रोडक्शन, जो फिश होती है वो क्या है, वो चीप सोर्सेज हैं एनिमल प्रोटीन की, है ना। हमारे फूड में जो सबसे जो चीप सोर्स है एनिमल प्रोटीन का वो है फिश। ठीक है, जो फिश का प्रोडक्शन होता है उनमें क्या इंक्लूड होता है, फिन ट्रू फिश एज वेल एज सेल फिश। जैसे सेल फिश में कौन आते हैं, प्रॉन एंड मोलस्क। अब यहाँ पे दो तरीके हैं फिश को
ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। पहला क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जिसे हम कैप्चर फिशिंग कहते हैं, है ना। और जो दूसरा तरीका है फिश की फार्मिंग, जिसे हम बोलते हैं कल्चर फिशिंग, फिशरी, ठीक है। एक होता है कैप्चर फिशिंग, जो मछली पकड़ते हैं हम तालाबों में, नदियों में, और दूसरा होता है कल्चर फिशरी, जिसमें हम फिश को पालते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वाटर सोर्स ऑफ द फिश कैन बी इधर सी वाटर, या तो वो सी वाटर हो या फ्रेश वाटर हो, जैसे कि रिवर्स में और पॉन्ड्स में, ठीक है। और फिशिंग को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, बाय कैप्चर और बाय कल्चर, ठीक है। और हम इसे मरीन वाटर में और फ्रेश वाटर में, इकोसिस्टम में कर सकते हैं। मरीन फिशरीज क्या होती है, मरीन फिशरीज में इंडिया में क्या होता है, मरीन फिशरी रिसोर्सेज इंक्लूड 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन, है ना। जो कोस्ट लाइन है हमारा इधर साउथ में, है ना, इसका 7,500 किलोमीटर का जो कोस्ट लाइन है, एंड द डीप सी बियॉन्ड इट, इसके बाहर का जो डीप सी है इसके बाद का, ठीक है, वहाँ पे होती है फिशिंग। जो पॉपुलर मरीन फिश है वैरायटी, वो कौन कौन सी है, उसमें हम पॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना, सार्डिन्स, ठीक है, और बॉम्बे ड्यूक, ये सारी वेराइटीज़ हैं जो पॉपुलर है मरीन फिशेस में। और जो मरीन फिश है इनको हम फिशिंग नेट से पकड़ते हैं, है ना, फ्रॉम फिशिंग बोट। और जो yield are increased by locating large schools of fish in the open sea using satellites and echo sounders। इनका यूज़ करके क्या करते हैं, फिश का ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ पाते हैं लोग, इनकी यील्ड ज़्यादा हो जाती है। जो कुछ मरीन फिशेज हैं जिनकी हाई इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो सी वाटर में फॉर्म होते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन सी हैं, फिन फिशेज हैं जैसे कि मुलेट, भेटकी एंड पल्स स्पॉट सेलफिश सच एज प्रॉन्स, ठीक है, म्यूसल्स एंड ओस्टर्स एज वेल एज सीवीड। ओस्टर क्या होते हैं, इनको हम कल्टीवेट करते हैं पल्स के लिए, है ना, जो वो बनाते हैं। इनलैंड फिशरीज क्या होती है, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज होते हैं उनमें इंक्लूड होते हैं कैनल्स, पॉन्ड्स, है ना, रिजर्वायर्स और रिवर्स। और जो ब्रैकिश वाटर होता है रिसोर्सेज, जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स होते हैं एक साथ, ठीक है, जैसे एस्चुरीज जो होती हैं, है ना, नदियाँ जो एस्चुरीज बनाती हैं या फिर जो लैगून्स बनते हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फिश रिजर्वायर्स होते हैं, यहाँ पे फिश ग्रो करती हैं, ठीक है। वाइल जो कैप्चर फिशिंग होती है उसमें, कैप्चर फिशिंग में भी इस तरीके की वाटर बॉडीज इंक्लूड होती है, ठीक है। कैप्चर फिशिंग इस तरीके की वाटर बॉडीज में होती है, मतलब रिजर्वायर्स में, रिवर्स में, लगून्स में, है ना। लेकिन जो यील्ड होती है वो ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। और इसमें से ज़्यादातर जो फिशिंग होती है, फिश प्रोडक्शन होता है किसके थ्रू, एक्वाकल्चर के थ्रू, ठीक है। फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विद अ राइस क्रॉप। कभी कभी क्या होता है, राइस क्रॉप के साथ फिश क्रॉपिंग होती है, ठीक है, फिश कल्चर होता है। इसका मतलब जो पैडी का खेत होता है ना, राइस का जो पैडी का जो फील्ड होता है उसमें जो पानी भरा होता है उसमें हम फिश को ग्रो कराते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अगर हमें इंटेंसिव फार्मिंग करनी है फिश की, तो हम कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम में कर सकते हैं,
ठीक है। बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेड फिश स्पेसीज आर यूज इन सच सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, लोकल फिश की वैरायटी भी होती है और जो इम्पोर्टेड होते हैं या फिर बाहर से जो आते हैं वेराइटी स्पेसीज, उनका भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे इस सिस्टम में क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है 5 या 6 फिशेस स्पीसीज का। ठीक है। जो एक सिंगल फिश पॉन्ड में हम 5-6 स्पीसीज के फिश को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये जो स्पीसीज हैं वो उनको हम सेलेक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे से compete ना करें फूड के लिए। ठीक है। और उनमें डिफरेंट टाइप की फूड हैबिट्स होगी तो वो compete नहीं करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फूड अवेलेबिलिटी जो है सभी टाइप की फिश के लिए वो बनी रहेगी। ठीक है। और वो यूज हो जाएगी। जैसे क्या होता है, जो कैटल्स होते हैं, है ना, वो सफ़र करते हैं, है ना। कॉमन क्रॉप आर बॉटम फीडर्स एंड ग्रासेस क्रॉप फीड ऑन द वीड्स, है ना। तो इस टाइप की जो स्पीसीज हैं वो क्या करते हैं, ये यूज़ कर लेते हैं ऑल द फूड इन द पॉन्ड विदाउट कंपीटिंग विथ ईच अदर। वो बिना एक दूसरे से कंपीट किए फूड को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पॉन्ड में फिश यील्ड को बढ़ा सकते हैं। अब इस टाइप के जो कंपोजिट फिश कल्चर है, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या है कि जो बहुत सारी जो फिशेज है ना, ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून। वो क्या करती है, केवल मानसून के टाइम में ही ब्रीड करती हैं। ठीक है। अब अगर इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड, अब इसको क्या करते हैं, इट कैन बी मिक्सड विद दैट ऑफ अदर स्पीसीज एज वेल। इसको हम अदर स्पीसीज के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। तो एक जो मेजर प्रॉब्लम है फिश फार्मिंग की, कि लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड। ठीक है। इस प्रॉब्लम से ओवरकम पाने के लिए, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कुछ वेज, कुछ तरीके हैं जिन पे काम हो रहा है अभी। नाउ हैज़ बीन वर्कड आउट इन द पॉन्ड यूजिंग, किसका यूज़ करके, हार्मोनल स्टिमुलेशन का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। ठीक है। ये क्या इंश्योर करता है, द सिंपली ऑफ प्योर फिश सीड इन डिजायर्ड क्वांटिटी। ठीक है। ये डिजायर्ड क्वांटिटी के सीड्स हमें दे सकता है। बी कीपिंग क्या होता है, देखो हनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो क्या होता है, वाइडली यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, बी कीपिंग ज़रूरी हो जाता है हनी को बनाने के लिए, है ना। और ये क्या है, एक एग्रीकल्चर इंटरप्राइज बन गया है। ठीक है। अब बी कीपिंग को क्या, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लो इन्वेस्टमेंट में ही हो जाता है। जो फार्मर्स हैं इसको एक एडिशनल इनकम की तरह, एक्टिविटी की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है। उनसे उनको हनी मिल जाता है ना। द बी हाइव्स आर द सोर्स ऑफ वैक्स, है ना, उनसे क्या होता है, वैक्स मिल जाता है जो मेडिसिनल यूज़ प्रिपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। और ये जो बीज है, इनकी जो लोकल वेराइटीज़ हैं उनका यूज़ करके कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। जैसे एपीस कराना इंडिका। ठीक है। कॉमनली इसको हम इंडियन बीज के नाम से जानते हैं। अच्छा, कॉमनली नोन एज द इंडियन बीज,
इसका नाम है डोरसाटा। अ रॉक बी एंड अ फ्लोरे द लिटिल बी। ठीक है। जो एन इटालियन बी वेराइटी जिसका नाम है अमेलिफेरा, है ना, इसको भी क्या करा जाता है, इसको भी लाया गया इनटू इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी, है ना। ये वो वेराइटीज़ हैं जिनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। जो इटालियन बीज हैं, है ना, इनमें क्या है, जो हनी कलेक्शन है कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है। ठीक है, हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी। दे स्टिंग समवॉट लेस, दे स्टे इन गिवन beehive आर लॉन्ग पीरियड, है ना, वो किसी एक beehive में ज़्यादा देर तक रहती हैं। ठीक है, और वो अच्छे से ब्रीड करती हैं। ठीक है, और कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए बी फार्म्स या फिर एपीरीज को स्टेबलाइज किया जाता है ना। द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, पॉस्चर पे, उस एरिया पे जहाँ पे ये हनी जो है, जो बीज जाके नेक्टर से हनी इकट्ठा करती हैं, है ना। आर द फ्लावर्स अवेलेबल, जो आसपास उनके फ्लावर्स अवेलेबल हैं उस पर डिपेंड करता है, टू द बीज फॉर नेक्टर, है ना, एंड पोलन। ठीक है। अब वहाँ पे एडिक्वेट क्वांटिटी में पॉस्चरेज का होना ज़रूरी है ना। काइंड्स ऑफ फ्लावर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो भी हनी के टेस्ट को डिटरमाइन करेंगे। अगर फ्लावर अच्छा है ना, तो हनी का टेस्ट भी क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, अगर उसको अच्छे फ्लावर नहीं मिलेंगे तो हनी का टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।